अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टाइम देखने वालों को खुशामदीद। आज मेरे भाई की शादी थी। मेरी भाभी इरम को हम भाई के कमरे में बिठा आए थे। सब खुश थे। इरम भाभी बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने भाई को रूम में भेजा और खुद अम्मी के पास चली गई। मैं अम्मी के पास बैठी थी कि मुझे भाई के कमरे से चीखने की आवाज़ें आने लगी। मैं और अम्मी परेशानी से उनके कमरे की तरफ भागे और दरवाज़ा खोला तो हमारी आंखें फटी रह गईं। हिरम भाभी के सर से खून बह रहा था। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। अम्मी समझ गईं कि ये सब अरमान ने किया है। हम दोनों माँ बेटी परेशानी से उसे देख रहे थे कि ये क्या हरकत की है। हमारी हैरत की इंतहा ना रही। इरम भाभी की इतनी बुरी हालत देखकर मैंने और अम्मा ने भाभी को होश दिलाया और उनकी पट्टी की। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। अम्मा ने उन्हें बहुत मुश्किल से संभाला और दवाई देकर सुला दिया। अम्मा बाहर आई तो मैं फ़िक्रमंद होती उनके पास चली आई। अम्मा ने मुझे पुरसुकून रहने का बोला। मुझे एक बार फिर पुरानी बातें याद आने लगी और मैं अपने कमरे में चली गई। अम्मी की एक जानने वाली ने अम्मी को अरमान की शादी करने का मशवरा दिया। अम्मी ने भी इस बारे में सोचा और रिश्ते वाली आंटी को इस काम पर लगा दिया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरी भाभी इरम हमारे घर में बहू बनकर आई थी। इरम भाभी बेहद खूबसूरत थी मगर मतवस्त तबके से ताल्लुक़ रखती थी। इरम भाभी के अब्बू वफात पा गए थे। उनकी अम्मी घरों में काम करके उनका पेट पाल। मेरी अम्मी जब रिश्ता लेकर गई तो उन्होंने अपने रब का शुक्र अदा किया और इरम भाभी दुल्हन बनकर हमारे घर आ गई। इरम भाभी बहुत कम गो थी। दिन गुजरने लगे और इरम भाभी ने घर के कामों में हाथ पटाना शुरू कर दिया। इरम भाभी की एक आदत बहुत अजीब थी। वो जब भी किचन में खाना बनाती तो अंदर से लॉक कर लेती और सबको बाहर निकाल कर खाना बनाती। मुझे हैरत होती कि न जाने ऐसा क्यों करती हैं। इरम भाभी जब किचन में होती तो किचन से इंतहाई नागवार बदबू आने लगती जिसमें सांस लेना भी मुहाल हो जाता। लेकिन हमारी आंखें तब खुली की खुली रह गईं जब हम इरम भाभी के हाथ का खाना पकाया खाते। खाना बेहद लजीज बना था। हर चीज़ परफेक्ट थी। मेरी तो आंखें खुल गई थी। इस वाक़ये के बाद यही मामूल रहने लगा। भाभी जब भी किचन में जाती पूरे घर में बदबू हो जाती। अम्मी इन बातों पर गौर न करती। उनकी सारी तवज्जो अरमान भाई की जानिब होती। अरमान भाई इरम भाभी के साथ बहुत बुरा रवैया रखते। कभी कोई चीज़ उठाकर फेंक देते। अम्मा बाकायदगी से अरमान भाई को उनकी दवाइयाँ देती। मैं और अम्मा ऐसे ही कमरे में बैठे हुए थे जब इरमान चिल्लाया। अरमान ने अम्मा के पास बैठे बैठे मुझे धक्का दे दिया और वहाँ से भाग गया। मैं परेशानी के आलम में दरवाजे को तकती रह गई। ये सब आखिर क्या हो रहा था। अगली सुबह इरम भाभी ने कमरे से बाहर कदम रखा तो सामना अरमान से हुआ जो उसे ही घूर रहा था। वो बहुत खौफजदा हुई और भागने के अंदाज में वहां से निकली। मैं ये सब देखती अफसोस करती रह गई। बेचारी नई नवेली दुल्हन का ये हाल क्या हो गया था। इरम भाभी बहुत नेक औरत थी। हमेशा उनके लबों पर कोई विर्द रहता था। शादी को 1 माह हो गया था। इस 1 माह में वो बहुत ज़्यादा बदल गई थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा किसी से बात ना करती और हर काम सलीका शुआरी से करती। अरमान की हर बात उनकी सर आंखों पर होती। लेकिन फिर भी न जाने क्या था कि अरमान भाभी से कभी खुश नहीं होता। उनको देखकर बहुत अजीब रवैया इख्तियार कर लेता और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता। एक दिन भाभी और मैं कोई काम कर रहे थे कि अरमान आ गया और गुस्से से भाभी को बोलने लगा कि कहाँ हैं तुमसे कहा था कि मुझे गंध से एलर्जी है, लेकिन तुम न जाने किस मिट्टी की बनी हो। मेरी बातों का कोई असर नहीं होता। अब चलो जल्दी से मेरा कमरा साफ कर दो। वो भाभी को साथ ले गए। मुझे भाभी पर भी हैरत हुई कि कैसे वो बर्दाश्त कर लेती हैं ये सब, इतनी तजलील। मैं उनके कमरे में अपना फ़ोन लेने गई तो मेरी आंखें खुल गईं। अरमान भाभी से ड्रेसिंग टेबल साफ करवा रहा था जो शीशे की तरह चमक रही थी, लेकिन अरमान बार बार उसे साफ करवाता और इरम भाभी बिना चूं चां किए मान जाती। मैं तो घूम के रह गई थी कि भाई की अजीब हरकतों पर मेरी समझ से ये सब बाहर था। मैंने अम्मा से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वक्त के साथ अरमान ठीक हो जाएगा। अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं।
अम्मी की बात पर मुझे ज़रा सी भी तसल्ली ना हुई। क्या हुआ अगर इरम भाभी गरीब घरात से ताल्लुक़ रखती थी? क्या वो इंसान नहीं थी? उनका दर्द दर्द नहीं था? मैं अम्मी की सोच पर हैरान थी। कैसे वो भाभी की खामोशी का फ़ायदा उठा रही थी। फिर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और उनकी शादी को 6 माह गुजर गए। भाभी अब अरमान भाई को समझने लगी थी। उनका हर काम कर देती, लेकिन उनको भाई की कुछ बातें बहुत परेशान करती। एक दिन भाभी ने मुझे बताया कि उन्होंने भाई को अपनी शर्ट से दीवार साफ करते देखा। मैं हैरान हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो बोली, सिर्फ यही नहीं, आपके भाई रात के वक्त तकियों की रुई में कुछ कर रहे होते हैं। मैं बहुत डर जाती हूँ। भाभी की बातें सुनकर मेरा चेहरा फक हो गया कि आखिर ये क्या माजरा है। मैं इन बातों पर गौर किया और भाभी को अरमान के डॉक्टर से बात करने का कहा। भाभी ने जब उनसे बात की तो उनको जो खबर मिली, उनको लगा कि गोया क़यामत उन पर टूट पड़ी हो। डॉक्टर ने उनको बताया कि अरमान का जहनी तवाज़ुन ख़राब है। ये बात तो इरम को शादी वाले दिन ही पता चल गई थी। डॉक्टर ने उससे कहा कि इस वजह से वो ऐसी हरकतें करता है। ऐसे मरीजों को बाकायदगी से दवाई देनी चाहिए और उनको किसी भी तरह के आलात और मशीनरी से दूर रखना है। भाभी उनकी बातें सुनने के बाद काबिल कदर खौफ में मुब्तला हो गई थी। वो वहाँ से आते ही अपने कमरे में बंद हो गई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो उन्होंने अंदर आने की इजाज़त दी। मैंने भाभी से कहा कि आप परेशान हैं। उन्होंने कहा, थी, अब नहीं हूँ। मुझे अपने रब पर यकीन है। भाभी के लहजे में कामिल यकीन था। मैं उनके सब्र पर उनको देखती रह गई। आज से भाभी ने खुद को अरमान के लिए मुख्तिस कर लिया। वो अरमान का सारा काम अपने हाथ से करती, उनकी दवाइयाँ वक्त पर देती, लेकिन उन्हें अरमान की तबीयत में बेहतरी ना लगी तो वो शजर थी कि इतने सालों से अरमान दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और कोई फ़र्क नहीं। ये बात बाइसे हैरत थी। भाभी अम्मी से इजाज़त लेकर बाहर गईं और वहाँ से डॉक्टर के पास चली गई। भाभी ने डॉक्टर को दवाइयाँ दिखाईं, जिनको देखकर डॉक्टर के चेहरे पर परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। डॉक्टर ने जो इंकशाफ किया वो सुनकर मैं सकते में आ गई। उन्होंने बताया कि जो दवाइयाँ अरमान को दी जा रही हैं वो गलत हैं। इन दवाइयों से तो अरमान की सेहत भी ठीक नहीं होगी। अरमान को गलत दवाइयाँ दी जा रही हैं। वो हैरान परेशान गुमसिम सी बैठी थी कि कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। इरम को शक तो पहले ही था, लेकिन अब शक यकीन में बदल गया था। भाभी हॉस्पिटल से घर आई और खाना बनाने चली गई। जैसे ही वो किचन में गई, पूरे घर में अजीब सी बदबू फैल गई। कुछ देर बाद भाभी बाहर आई और अपने कमरे से एक शॉपर लेकर वापस किचन की तरफ चली गई। मैं दिमाग पर जोर डालने लगी कि ये शॉपर तो वही है जो भाभी आते हुए लाई थी, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि इस शॉपर में क्या है। मैंने पूछा भी नहीं। भाभी खाना बनाकर आई तो मैं किचन में गई और वो शॉपर देखने लगी जो भाभी किचन में लाई थी, लेकिन पूरे किचन में वो शॉपर कहीं नहीं था। मैं गहरा सांस भरती बाहर आई और सोचने लगी कि भाभी क्या छुपाती हैं हमसे। रात मैं और अम्मी भाई के कमरे में दवाई देने जाती तो वो भाई को अम्मी की दी दवा ना लेने देती। वो बहुत एहतियात करने लगी। रात को अम्मी कमरे में दवा देने गई तो वो भाभी ने ले ली और डॉक्टर की दी गई दवाइयों से बदल दी। दिन ब दिन अरमान की हालत में सुधार आता गया। भाभी की मेहनत रंग लाई और अरमान ठीक हो गया, लेकिन भाभी ने उसे सारी हकीकत से आगाह किया और नाटक करने का कहा। यही सिलसिला चलता रहा। आज अम्मी ने अपनी दोस्त की दावत रखी थी। भाभी खाना बनाने गई तो पूरे घर में बदबू फैल गई। जी मतली होने लगा। मैं किचन के पास आ खड़ी हुई और दरवाजे की दर्ज से झांकने की कोशिश की कि अंदर क्या है, क्या हो रहा है, लेकिन कुछ दिखाई ना दिया। 2 घंटे बाद भाभी खाना बनाकर बाहर आई और टेबल पर सर्व करने लगी। अम्मी ने और सब ने जैसे ही मुंह में पहला लुकमा लिया तो सब भाभी के हाथों के खाने की तारीफ करने लगे। भाभी खामोशी से सुनती मुस्कुराती रही। मैंने भी भाभी को साथ बिठाया और खाने का बोला। उन्होंने इंतहाई नफासत से प्लेट में थोड़े से चावल निकाले और खाने लगी। खाकर जब उठी तो उनकी साइड टेबल पर चावल के चंद दाने मौजूद थे। भाभी ने वो अपनी मुट्ठी में दबाए और वहाँ से चली गई। मैं पीछे से उनको देखती रह गई कि वो चावलों के इन दानों को क्यों लेकर गई हैं।
भाभी के बारे में मेरा तजस्सुस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं जानना चाहती थी कि आखिर क्या माजरा है। क्यों भाभी जब किचन में जाती हैं तो इतनी बदबू आती है कि सांस लेना भी महाल हो जाता है, और खाना इतना लजीज कि खाने वाला अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। ये कौन सी करामत थी। मैं बहुत तलाश में रहती कि भाभी के इस राज का पता लगा सकूं, पर ऐसा कुछ ना मिल सका। भाभी की रूटीन वही थी, वो खाना बनाने का काम शौक से करती और खाना भी इंतहाई लजीज बनाती। अम्मी ने एक दो बार उनसे पूछा कि ये नागवार बदबू किस चीज़ की है जो तुम्हारे किचन में जाते ही क्यों आती है। तो भाभी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा सिर्फ आपको महसूस होता है, सिर्फ आपका वहम है। मुझे भाभी के झूठ बोलने पर गुस्सा आया। ऐसी क्या वजह है जो वो छुपा रही हैं। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की थी बातों बातों में, मगर उनका वही टका सा जवाब कि आपका वहम है। मैं भी खामोश हो गई, लेकिन ये बात ही दिमाग में सवार रहती कि भाभी के किचन में बंद रहने का क्या राज है। इस बदबू के पीछे मैंने भी दिमाग लड़ाया, बहुत सोचा कि भाभी क्या करती हैं बंद किचन में, लेकिन कोई सिरा हाथ ना लगा। मेरी तबीयत पर उसके मनफी असरात मुरतब होने लगे। मुझे कुछ खटकने लगा। मैंने कुछ सोच कर किचन का रुख किया और भाभी के आने से पहले कैबिनेट में जाकर छुपकर सुराख से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर बाद भाभी आई और खाना बनाने लगी। भाभी ने खाना बनाया, लेकिन उसके बाद जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए। आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि भाभी ने एक कोने वाला कैबिनेट खोला है और उसमें मौजूद खुफिया रास्ते से बच्चे बोसीदा हालत फटे पुराने कपड़ों में, जिनकी बदबू बेतहाशा थी, किचन में आ गए हैं। उनकी तादाद तकरीबन 3 थी। वो 2 लड़कियां और एक लड़का था। तीनों की हालत फकीरों जैसी थी। मेरी भाभी ने उन बच्चों को खूब प्यार किया और उनके आगे दस्तरखान बिछाया। सब बच्चों को भाभी ने पेट भर के खाना खिलाया और फिर कुछ शापर में बांध कर दे दिया। मैं हैरत ज़दा सी ये सारा मंजर अपनी आंखों के सामने देख रही थी। भाभी ने उसी रास्ते से उन बच्चों को बाहर निकाला जहां से वो आए थे। बच्चों के जाने के बाद मैंने कैबिनेट से बाहर निकलकर भाभी के सामने चली आई। भाभी मुझे देखकर डर गई। उन्हें अंदाज़ा हुआ कि मैं उनका राज जान चुकी हूँ। मैंने उनसे कोई बात ना की और किचन से जाने लगी। इरम भाभी मेरे पैरों में पड़ गई और एक ही गर्दान करने लगी कि अम्मा को ना बताना। मैं उनको खड़ा किया और बोला कि आप ये काम छुप छुप कर क्यों करती थी। क्या ऐसी वजह थी कि आपने ये खुफिया रास्ता चुना। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि मैं जहाँ रहती थी वहाँ मेरे घर के साथ झुग्गियों में ये 3 बच्चे रहते थे जिनके माँ बाप मर चुके थे। मैंने उनके साथ वक्त गुजारना शुरू किया। वो बच्चे बहुत मासूम थे, लेकिन हमारे पास इतनी रकम ना हुई कि उनको एक टाइम का खाना खिलाया। शादी के बाद मैंने देखा कि हमारे घर में रिज़्क की बहुत बेकदरी होती है। बहुत सा खाना रोज़ की बुनियाद पर ज़ाया होता है। एक बार हिम्मत करके मैंने उन बच्चों को अम्मा के पास भेजा कि शायद वो अरमान की वजह से ही इन बच्चों की कुछ मदद कर दे, लेकिन उन्होंने इन बच्चों को बुरी तरह हथकार दिया और धक्के देकर घर से निकाला। जिस बच्चे को अम्मा ने धक्का दिया वो बच्चा पिछले कुछ सालों से कैंसर का मरीज़ है। 2 बहनों का भाई है। हर रोज़ न जाने कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त करता है। मैं बहुत मजबूर थी। फिर कहीं जाकर मैंने ये तरकीब सोची और बच्चों को खाना खिलाने लगी। मैंने 1-2 बार अम्मा से इस बच्चे के इलाज के लिए पैसे मांगे तो उन्होंने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरे पास अभी नहीं है, जैसे ही होंगे मैं दे दूंगी। यही रास्ता मुझे ठीक लगा। वो बच्चा बहुत तकलीफ़ में था। इरम भाभी मुझे बताते हुए रोने लगी। मैं भी आपदीदा हो गई। मुझे अपनी अम्मी की बेहिसी पर जी भर कर गुस्सा आया कि वो कैसे किसी मासूम के साथ इस कदर जुल्म कर सकती हैं। मैंने भाभी के हाथ थामे और उनसे वादा किया कि मैं उनका साथ दूंगी और हम उस बच्ची का भी इलाज करवाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। रिज़्क रब की बेहतरीन नेमत है जिसका ज़या रब को नापसंद है। अगर आप इतनी वुसअत रखते हैं कि किसी की मदद कर सकें तो ज़रूर कर सकें। हो सकता है आपकी थोड़ी सी मदद किसी की ज़िंदगी बच जाए।